16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जिला जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शनिवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रेस दिवस कार्यक्रम के मौके पर प्रेस की बदलती प्रकृति विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम की गई। वहीं आयोजित प्रेस दिवस कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार, उप विकास आयुक्त दरभंगा सहित अन्य कई पदाधिकारी के साथ दर्जनों की संख्या में पत्रकार की उपस्थिति बनी रही। मालूम रहे कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 से विकसित निकाय ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है। इसलिए 16 नवंबर को पूरे देश भर में एक जिम्मेदार और स्वतंत्र प्रेस का प्रतीक और प्रेस दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। सभी कर्मठ पत्रकार कलम के सिपाही को मैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामना देना चाहूंगा। अभी आप लोगों ने इस परिचर्चा में जो विषय वस्तु है प्रेस की बदलती प्रकृति, आप लोगों ने अपने विचार रखे। इस विषय वस्तु से अलग भी दरभंगा की पत्रकारिता को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या हम कल का दरभंगा देखना चाहते हैं और उसमें पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे आपने अपनी राय रखी है। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं इस विमर्श में, इस संवाद में, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिला है और आगे भी हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। ये विचार विमर्श, ये संवाद कई बार नई दिशा खोलता है। कई बार हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं समाज को और विकास के लिए नई रूपरेखा बनाने में। कुछ लोगों ने उसे प्रेशर वॉल्व के रूप में भी बताया कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ हमें सबसे पहले उसको हैंडल करना है, टैकल करना है, समस्या क्या है, लोगों की सोच क्या है, तो हमें ये जानकारी भी मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। हम लोगों का जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके साथ उनके द्वारा जो है इस तिथि को निर्धारित किया गया और संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। जैसा कि अभी विपिन जी बता रहे थे, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो सब नागरिकों को प्राप्त है, प्रेस के लिए कहीं ये अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हमारे लोकतंत्र का आधार है, वो सबों के पास उपलब्ध है और प्रेस को भी उसी से शक्ति मिलती है कि हम अपने विचार रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए, समाज की, देश की, राज्य की जो समस्या है उसे उजागर करने के लिए और सकारात्मक विमर्श के माध्यम से हम भविष्य की भी नींव रखते हैं और उसके बारे में भी परिचर्चा करते हैं। अभी मुकेश जी ने जिस प्रकार से बताया और कई सारे लोगों ने बताया कि दरभंगा की पत्रकारिता की यात्रा में कई सारे विकास के पड़ाव में आप लोगों की भूमिका रही है। जो आप बनाते हैं समझ, वही समझ बन जाती है। बस जरूरत इस बात की है, ये जो मंथन का काम है जिससे अमृत निकलता है, समुद्र मंथन का जो काम है उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है, परिणाम पाने की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि कई बार हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। उस अमृत की तलाश में जो लोग समय दिया करते थे, जो लोग खबरों के तह तक जाने के लिए मेहनत करते थे, वो करने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि जरूरत इस बात की आ गई है कि एक खबर तो होती है, उस खबर का फिर फैक्ट चेक होता है और फिर वो बताया जाता है कि ये खबर सही है या गलत। तो हम उस गंभीरता के साथ जो हम कहें उस पर लोग यकीन करें, वो थोड़ा सा विश्वास का संकट आ गया है। आप लोगों ने नाम के बारे में जो बात की कि भूमिका बदली नहीं है, प्रेस की भूमिका मैं आप लोगों से पूरी तरह सहमत हूं कि लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ आज भी है और जब तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस बना रहेगा, तभी भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाई को छू सकेगा। तो उसकी अनिवार्यता है
अपरिहार्य है यह, और ये लगातार बना रहेगा। लेकिन जो अभी बदलाव है, जिस परिप्रेक्ष्य में ये विषय वस्तु रखा गया है, मैं इस पे जो समझ पा रहा हूं, जो मेरी समझ है कि बदलते समय के साथ, बदलते दौर के साथ, बदलते टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो निश्चित रूप से प्रेस की प्रकृति में बदलाव हुआ है, भूमिका में बदलाव हुआ है, और आप लोगों ने खुद भी कई सारी चीजों की ओर रखा है। वो बिजनेस हाउस है या बाकी सारी बातें हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। हमारा विजन क्लियर रहेगा, हमारा मिरर साफ रहेगा, तभी हमको चेहरा सही दिखाई देगा। चाहे अपना या खबर के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो उस दर्पण में हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। हम अगर धुंधलेपन के साथ देखेंगे, धुंधलेपन के साथ परोसेंगे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफी डिटेल में बहुत बारीक बारीक चीजों के बारे में बताया गया कि हम लोग प्रेस को जिस प्रकार से लेते हैं, समाज में उसकी एक बड़ी भूमिका है। उससे हम लोकतंत्र में लोगों का ओपिनियन भी बनाते हैं, हम उन्हें सच बताते हैं, सच की दिशा बताते हैं, और इससे बहुत कुछ तय होता है। अब आप देखिएगा कि हम लोगों को ये भी समझना होगा कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, बिग डाटा की टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की चीजें हैं जो हर चीज को आपके द्वारा, आपके पसंद नापसंद को, आपके हर मूव को मॉनिटर किया जाता है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया है, बाकी आपके नेटवर्क का ये जो सर्फिंग इंजन है, आपके सर्च इंजन है, उस सब के माध्यम से भी हर चीज, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े हाउस हैं, वो सब इस पे नोटिस करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हम एक नए युग में हैं। नए युग को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप उसे पसंद करें या ना करें, भविष्य की दिशा नया युग ही लिखेगा। तो हम लोगों को उसकी सच्चाई को समझना होगा, उसकी जरूरत को समझना होगा, और उसी के अर्थ में हमें अपनी भूमिका भी तय करनी होगी, भूमिका तय करनी होगी। प्रशासन को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी। प्रशासन के बारे में जैसे आप देख रहे होंगे, मैं कई बार जब इनफॉर्मल वे में रहता हूं, हो गया सभा स्थल पे, तो ये महसूस करता हूं कि आप विमर्श नहीं कर सकते। विमर्श में क्या होता है कि आप लोग भी, बहुत लोग मैच्योर्ड होते हैं, बहुत लोग कम मैच्योर्ड होते हैं, बहुत लोग सीख रहे होते हैं। वहां होगा डिस्कशन, कोई लोग कहेंगे कि ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक नहीं है, कुछ लोग उसकी कमियां बताएंगे, कुछ लोग अच्छाई बताएंगे। विमर्श में यही सारी चीजें होती हैं। ये ग्रुप में आया था कि सुबह राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, हम सोचे थे कि कुछ प्रोग्राम तो होता है हर जिला में, वो हमको बताते कि इसमें होगा, बट हमको सूचना नहीं मिला था। लास्ट मोमेंट पे हम ऑफिस में बैठे तो डीपीआर से मैसेज दिए कि तुरंत हम पब्लिक को छोड़ के आपसे मिलने के लिए आए। तो कुछ आपने बात जो कहा, जैसे अभी एक संजय जी बताया कि ऑफिस में कब मिलते हैं, बट एक जानते नहीं कि हम कितना घंटे काम करते हैं। ठीक है। तो मैं फैमिली से कम बात करता हूँ, पब्लिक से ज्यादा जनता का सेवा ही हमको लगता है कि कमी जितना डेडिकेटेड। मैं अपना अगर तारीफ करूंगा तो आपको हो सकता है कि आप ज्यादा अपना तारीफ कर रहे हो सकता है। आपको बैठता हूँ तुरंत छुट्टी देके भेजता हूँ। इवन हमारे इंस्पेक्टर आता है, कोई पदाधिकारी आता है, तब भी हम उसको छुट्टी देके भेजते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बात है, आप कभी भी मैसेज कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो आपको जो न्यूज मिला वो मिल जाता है, हम दिलवा देते हैं। तो हमेशा आप ही का संपर्क में रहता है। जनता का भी कोई एप्लीकेशन मेरा व्हाट्सएप में आता है, वो भी संबंधित कार्याध्यक्ष चाहता है। जैसा कि जकीर अहमद जी बता रहे थे, कल उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, तब तक वो महिला से मिल चुके थे, तो मिल के चले गए थे। उस व्हाट्सएप का जो कॉपी था एप्लीकेशन में दे दिया था थाना प्रभारी को, बट बाद में ये जाने के बाद मैसेज आया कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका ऑलरेडी। तो एफआईआर उसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था। तो इतना हम लोग अपडेट रहते हैं। अब कैसा नहीं कि हम ठीक है सबको बात करेंगे, तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मान लीजिए कल हमको 22 लोगों को मैं मिला 22, मैं कोशिश करता हूँ डेली पब्लिक से मिले, 1 घंटा जाए 2 घंटा जाए, क्योंकि मैं उसी के लिए हूँ।
तो मैं कोशिश करता हूँ 2 घंटा हुआ हूँ, बट जब 11 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे जब तक पब्लिक से नहीं मिलता मैं ऑफिस में जाता नहीं वापस। बट कभी कभी मीटिंग हो गया, मान लीजिए कि डीएम सर की मीटिंग होता है, जरूरी मीटिंग से साहब के पास आ गए, तो उसमें हम लोग थोड़ा दिक्कत हो जाए। बट दूसरी हमारा ये है कि मैं 2 दिन पुलिस लाइन में बैठना पड़ता है। पुलिस लाइन में मेरा कागज साइन करना 3 घंटे से 5 घंटा भी लगता है, क्योंकि एक एक चीज, गाड़ी अगर रिपेयर हुआ उसका भी हमको देखना है, गाड़ी रिपेयर ही नहीं हुआ तो फिर तो जनता का सेवा कैसा करेंगे हम लोग। इस हर चीज का मैं आपको चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रस्ट के बारे में तो सब समाधान बता रहे कि हम लोग क्यों थोड़ा व्यस्त रहता है। तो अब पुलिस लाइन में मान लीजिए 2 हफ्ते में मुझे 2 दिन बैठना है, आज पर पुलिस नेटवर्क मंगलवार को शुक्रवार, तो अगर आप जाइए मंगलवार को मिलने के लिए तो हम मिलेंगे नहीं वहां, तो नेचुरल मैं पुलिस लाइन में रहूंगा। तो वहाँ पुलिस लाइन में हमारा सिपाही पदाधिकारी जो रहते हैं वो छुट्टी के लिए आते हैं और उनका कोई समस्या रहता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का रहता है, उनको लगता है कि कोई अन्य समस्या रहता है, वो हमसे आके मिलते हैं, अपना बताते, फिर हम उनको भी सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नहीं बैठेंगे, जैसा हम कल बहुत दिन से ऑफिस में नहीं बैठे थे, हम ऑफिस में इसलिए बैठे कल शुक्रवार था, पब्लिक बहुत दिन से नहीं बैठे, हो सकता है पब्लिक से जल्दी मिले, बट छुट्टी लेके हमारे ऑफिस में आ गए, हमारे सिपाही पदाधिकारी सबको दे दिया छुट्टी। ऐसा नहीं कि उनको मना किया कि हम चले जाइए, आपको नहीं मिलेंगे आपसे, तो उनका भी मिले, पब्लिक से भी मिले। और हमारा एक, हम उसे बैठते हैं से उठते नहीं, 3 घंटा 4 घंटे कभी नहीं उठता मैं लगातार, सर कभी सेम ही होगा, तो हम ऐसा काम करते हैं हम लोग। और उसमें कम में क्या होता है कि आप लोग बैठ के जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपका बोल रहता है, कुछ ऐसा चीज होता है कि बैठ डीएसपी से भी ले सकते, सीनियर एसपी से भी ले सकते। आप लोगों को चेक करना पड़ेगा किस बाइट किससे लेना है। डीएसपी सदर ऐसा आदमी है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर, जो हमारा जो काम करेंगे, वेरी एफिशिएंट एक्टिव है, ठीक है, फील्ड में पूरा इतना घूमते हैं, बेस्ट। अब हमने उनको बोल के रखा है, वो कभी मना नहीं करेंगे। हमको लोड बेचारा सोचते हैं कि सीनियर एसपी के पास लोड ज्यादा है, हम ही बैठ देते, तो बैठ देते हैं। अब इवन थाना प्रभारी को भी पहले था कि इवन डीएसपी रैंक ऑफिसर तक ही बैठ दे सकते थे, बट अभी एसएचओ भी दे सकता है। बट उनके मन में थोड़ा हिचकिच रहता है कि गलत हो जाएगा तो डांट पड़ेगा, कुछ कार्रवाई हो जाएगा। बट हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, कुछ करता है, कुछ लोग नहीं देता है, बट उसमें थोड़ा और चेंजेस आने के, पहले से एक सिस्टम बना हुआ था डीएसपी रैंक ऑफिसर, अभी एसएचओ भी दे सकता है, बट हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, कुछ लोग दे देता है, कुछ लोग नहीं। बट एसएचओ को नीचे जो है उनको बैठ देने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है, जैसा क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता सब इंस्पेक्टर को क्या बोलना है, क्या इश्यू है, और सिपाही को तो और पता नहीं रहता। पहले स्पॉट पे बोलने का अधिकार थाना प्रभारी को होता है, क्योंकि उस पहले समझ लेगा कुछ इवेंट क्या, न्यूज क्या है, न्यूज का मतलब क्या होता है। न्यूज का मतलब होता है कि इवेंट फैक्ट्स चेक, जो सही फैक्ट है उसको बताना। वो फैक्ट्स अगर पता नहीं रहे तो हम भी नहीं बोल पाए, हम भी कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं हमको भी डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स आने के बाद हमको बता देंगे, या प्रेस रिलीज हम दे देंगे, या वीडियो पीडीएफ के सबसे वीडियो बना के हम लोग मीडिया ग्रुप में भी डाल देते हैं। तो बहुत सारे हम लोग किए भी, ताकि सब लोगों को एक ही बार मिल जाए। तो ये चीज हम लोग पहले से हम लोग, अभी तो सोशल मीडिया में जो सेल बनने के बाद वो लोग भी ट्रेंड हो चुका है, वो लोग भी तुरंत दे देते। बट अभी हम एक पदाधिकारी को चेंज किए, कल क्राइम मीटिंग का जो न्यूज था वो नया है, तो बनाते तो 9 बजे 10 साढ़े 9 बजे तो फिर ट्रेन करने में समय लगता है। जब पदाधिकारी चेंज होता है हम लोगों को भी दिक्कत होता है, हम भी बोल रहे कि हम भी उसको 3-4 बार फोन करना पड़ा कि तुम क्यों नहीं डालो, क्यों नहीं दे रहे हो। हमको बहुत सारे लोग फोन करे, मैसेज किए, फिर जब हम बोलने के बाद बेचारा डाल दिया 9:30-10 बजे तक डाला, तब तक लेट हो चुका था। क्राइम मीटिंग को काफी देर हो चुका है, क्योंकि हमारा क्राइम मीटिंग के सेकंड हाफ में चला था, वो 7:30 बजे तक क्राइम मीटिंग भी खत्म हुआ। ये चीज है। बाकी कुछ बिहेवियर का जो बता रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बोल भी रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि उनका बिहेवियर जो सोच है जो चेंज हो जाए, कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग भी सीख रहे हैं, जब आते हैं तो जब हम लोग भी आते हैं तो आम आदमी जो जैसा होता है, फिर हम ट्रेनिंग होता है 1 साल 2 साल 3 साल 2 साल के ट्रेनिंग के बाद हम लोग थोड़ा फिर मॉडिफाइड हो जाता है, कि सोच चेंज हो जाता है, फिर हम अलग, फिर कुछ 3 साल होने के बाद फिर चेंज हो जाता है, फिर 10 साल के होने के बाद फिर चेंज हो जाता है। हर प्रतिदिन हम लोग सीख रहे हैं, हर दिन हम थोड़ा सीख रहे हैं। आपसे सीखते हैं, पब्लिक से भी सीखते हैं, और कभी कभी गलती भी हो जाता है इतना सीखने के बाद भी, बट उस एक्ट को हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम लोग गलती हुआ कि ऐसे फिर नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप का चलता रहता है काम। तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग आपके अगेंस्ट है, हम
आप हम लोगों के अगेंस्ट, हम एग्री बोलते हैं, कभी जब प्रेस वालों को बोलते हैं कि जा रहे हैं कि आप जो सही हो करिए, जो सही हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट रूमर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना, एक्सक्लेमेटरी लगाने का ये चलाना, क्योंकि क्या होता है पब्लिक माइंड में हो गया, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि पब्लिक माइंड में कि ये बोल रहे हैं यही सही है, ये गलत। इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क पड़ा इस साल का थीम ऑफ द डे है, मतलब ये पूरे कंट्री में इसी थीम पर डिस्कशन हो रहा है। चेंजिंग नेचर क्या है, ऑब्वियसली जैसे सब लोगों ने कहा है नेचर चेंज कर रहा है। नेचर इज नॉट अबाउट, बाकी आप लोगों ने उससे पकड़ा। ऑब्वियसली पत्रकारिता का कंटेंट ही है कि भाई ट्रांसपेरेंसी लाइए, सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रहे हैं, पोस्टल डेमोक्रेसी है। चेंजिंग नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रही है। जैसे अभी अच्छा चीज आप लोगों ने पास किया है, पता नहीं आप लोगों ने उसको देखा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जिनका 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स होता था, उसको हम लोग ऐड देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो प्रोविजन नहीं था। अभी परसों कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जिनका भी मान लीजिए एन नंबर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से ऊपर फॉलो का आने वाले दिनों में, तो बिहार सरकार का जो ऐड है वो आपके चैनल पे आएगा। और एक तरीके से सरकार जो आपको प्रोत्साहन भी देगी कि आपके फॉलोअर्स है ना, सरकार की अच्छी चीजों को अपने पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश। बस यही अनुरोध करूंगा कि जब भी हो इम्पैनलमेंट हो, जो भी फॉलोअर्स का नंबर है जिनका अच्छा है उसमें इम्पैनल हो जाए। थैंक यू। शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित एसएसपी सर, ये पहला मौका है जबकि पत्रकारों से ये सुनने का मौका मिल रहा है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं और पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं। और ये मेरा पहला बैठक है इस तरह के कार्यक्रम में, मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उपस्थित होकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं आपका विचार जान करके। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है और इसका महत्व हम प्रशासन के लोग बखूबी समझते हैं। प्रेस और पत्रकारिता का क्या महत्व है, प्रशासन से बेहतर नहीं समझ सकते। सरकार की योजनाओं के बारे में लोग तक पहुंचाना, लोग की समस्याओं को हम तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ये कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे पत्रकारों ने अभी जैसे कुछ बातों को लेकर के अपना जाहिर किया कि हमको ये समय नहीं मिल पाता है, बाइक नहीं मिल पाता, तो आपका पहचान हम प्रशासन के लोग खुद बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में 3 अभियुक्त दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन चोरों के द्वारा नगद रुपए के साथ साथ मोबाइल फोन और सोने चांदी के जेवरात की चोरी की घटना के बाद मामला थाना में दर्ज किया गया। आखिरकार दरभंगा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों के पास से नगद रुपए के साथ कई सामान भी बरामद किया है। तमाम बातों के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए नगर थाना दरभंगा में शनिवार जानकारी दी। पूरा मामला यह है कि नगर थाना में वादी नारायण महतो के द्वारा 3 सितंबर 2024 को एक कांड दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने गरीब वजन की बात बताई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से रात्रि में 4 मोबाइल, 5,000 रुपये नगद, कुछ ज्वेलरीज, एक गुलाबी कलर का लेडीज बैग इत्यादि चोरी हुआ था। कांड में तत्परता दिखाते हुए सारा टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा और टीम में शामिल अन्य पदाधिकारियों के साथ सहयोग से जो कांड में शामिल थे उन्हें धर दबोचा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लेडीज बैग चोरी हुई थी वो लेडीज बैग यहाँ है। जिस 5,000 रुपये की बात थी वो 5,000 रुपये उसी बैग में मौजूद थे। 3 मोबाइल जो चोरी किए गए थे, 4 मोबाइल वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ज्वेलरी का जो आइटम जो इन्होंने जिस आभूषण विक्रेता के यहाँ बेचा था, उनके यहाँ जाकर उनसे भी पूछताछ की कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि जो ज्वेलरी का आइटम उन्होंने खरीदा था उसे उन्होंने गलाकर दूसरा सामान बनाकर अन्य तो किसी को बेच दिया है, इसलिए उनकी भी संलिप्तता पाई जाती है। यही मामला है। सर, ये तीनों जो पकड़ाए हैं अपराधी, वो कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने सर क्या कुछ आपको जानकारी दी? देखिए, अपराधियों के नाम है विजय कुमार पिता हरि महतो, राकेश शाह पिता गजेंद्र शाह, सुनील शाह पिता सुरेश शाह। 2 बेता थाना अवस्थित अलपट्टी के रहने वाले हैं और एक सदर थाना के बेलूचक के रहने वाले हैं। तीनों दरभंगा जिले के हैं। इनके आपराधिक इतिहास को पता किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है, इनसे और विशेष पूछताछ की जा रही है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, कोई और टीम है इनकी टीम के और सदस्य और गैंग जो इस तरह से काम करते हैं, उस सब पर जांच पड़ताल की जा रही है।
तो सर इसमें अभियान में कौन कौन लोग थे शामिल और फिर क्या कुछ आप कहेंगे? अभियान में टेक्निकल टीम के सदस्य थे, साथ ही नगर थाना अध्यक्ष स्वयं थे और पुअनी श्याम कुमार मेहता थे, शिक्षु पुअनी विकास दास, प्रशिक्षु पुअनी ब्रह्मदेव दास भी थे। सर कितने दिनों के अंदर में उद्भेदन हो गया और क्या माना है दरभंगा पुलिस की क्या सब? लगभग 2 महीने के अंदर उद्भेदन हुआ है और इसी बीच में त्योहारों का माहौल था, बहुत तरह की वीवीआईपी ड्यूटीज थी, उसके बावजूद लगातार ही टीम काम करती रही, जिस कारण ये उद्भेदन हो पाया है। इससे यह होता है कि समाज में मैसेज जाता है कि अब जो है टेक्निकल सर्विलांस जोरों पर है, बहुत तरह के उपकरण लगाए गए हैं, उनका मौसम आने वाला है और भी सघनता रहेगी हमारे पेट्रोलिंग में, हमारे प्रयास में, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और जो हो रहे हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। विद्यापति सेवा संस्था दरभंगा द्वारा आयोजित चल रहे 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का MLSM कॉलेज दरभंगा में समापन हो गया। वहीं समापन कार्यक्रम के अवसर पर कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के मौके पर कई लोगों के साथ साथ काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ देखने को मिली। वहीं बच्चों ने भगवान शिव की अद्भुत प्रस्तुति से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। मिथिला विभूति पर्व मंच पर कोई कौन सा धीरे धीरे जुटे थे, लाखों लोग जुटे। आज से 40 वर्ष पहले लगभग 35-40 चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए कईटा चंद्रशेखर, 2टा चंद्रशेखर समय कईटा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एलायच वो भागवत झा हुए थे, जगन्नाथ जी हुए, नीतीश जी हुए थे, भोला पासवान शास्त्री जी हुए, केंद्रीय मंत्री और बिहार के कबीना, अन्य प्रदेश के कबीना मंत्री अवैध रहना। अखन राजनीतिक संपूर्ण देश में एक बहुत बड़ा दौर, एमहर महाराष्ट्र के चुनाव, एमहर झारखंड के चुनाव, एमहर 4टा प्रदेश के चुनाव, एमहर हमारे जे हमरा कमला कहलन है ओई कात मणिकांत जी छे, हमरा लोगन जहिया नारा लगिए जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मां मैथिली हो संविधान। आप की कहे छे ओई समय में इन ऑल पॉलिटिकल पार्टी दरभंगा जंक्शन पर आवे की बेगूसराय की पूर्णिया की सहरसा फारबिसगंज की बिहारीगंज लाख लोग 13 सूत्री मांग कोई एम्स के लेल, कोई महासेत और कोई एयरपोर्ट ले आई तो मिथिला के राज हमरा लोगन झखट रहे छलौ जे आब बेगूसराय के फर्टिलाइजर के की हेतै। श्री बाबू जे हमरा देलन जते चीज रिफाइनरी सलक एवरीथिंग इज देयर, सब चीज होता से सब में खून लागत रहले, लेकिन एनडीए सरकार ओकरा चीज आई क्रेडिट यदि देवे तो उत्तर सिमरिया घाट लगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिमरिया और इलाहाबाद। वो ककर दे तो संजय झा कर काज तो एकटा करतापुर एकटा के होइ छै ने, एम्स ले सब गोटे कलन, गोपाल जी तैया संपूर्ण एनडीए के प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे अखन हम जमुना में देखे छलिए जे सौंसे सेतु बनै छै, लेकिन आब तो सौंसे कोसी में एनडीए सरकार 13
13 किलोमीटर भेजा सलख सुपौल तक एत अहाँके निर्मली सलख भटिया ही थे संपूर्ण अधवारा समूह और गंगा में अब सेतु बन गए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मोत्सव हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु हैं। 555वां जन्मोत्सव समारोह की शुरुआत मिर्जापुर दरभंगा में 13 तारीख सुबह अखंड पाठ साहिब द्वारा आरंभ हुई, जिसकी समाप्ति 15 तारीख की सुबह से शुरू होकर 2 बजे दिन में शब्द कीर्तन, अरदास एवं लंगर के साथ संपन्न हुई। प्रमुख सरदार रवि सिंह ने कीर्तन द्वारा सबका मन मोह लिया। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद करते हुए उनका प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से दरभंगा वासियों ने मनाया। गुरु नानक देव जी की कुरीतियों का खंडन करते हुए कहा, कीर्तन नाम जपो वंड छवो का उपदेश दिया। गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह के कमेटी के प्रधान डॉक्टर बलजीत सिंह खेरा, सचिव गुरमीत सिंह एवं कोषाध्यक्ष सुरिंदर पाल सिंह ने कहा कि सभी प्रकार की तैयारी 1 हफ्ते पहले से शुरू कर दी थी। स्त्री सत्संगी ने पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ तैयारियों में भाग लिया और आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। आज यहाँ मिर्जापुर चौक स्थित श्री गुरु नानक सिंह सभा गुरुद्वारा में 555 जो हमारा पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। और ये जो मनाया जा रहा है इसमें हमारे गुरु नानक देव जी का एक ही उपदेश था, ना कोई जाति ना कोई धर्म, परमात्मा की कोई नहीं जाति है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है ना वो सिख है ना वो ईसाई है। उसी तरीके से इंसान की कोई जात नहीं, इसलिए ये प्रथा उन्होंने ही चलाई थी। और बहुत पुरानी मतलब बात है कि ऋषि मुनि जितने भी थे सब जाकर के विराजमान हो गए थे पहाड़ों में और वहाँ भस्म लगा करके तपस्या करते। तो गुरु नानक देव जी उस पहाड़ों में गए और उन्होंने उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट किया कि जब आप लोग यहाँ रहिएगा तो जन कल्याण कैसे होगा। आप लोगों को जन कल्याण के लिए तो कम से कम धरती में समाज में आना पड़ेगा, तभी तो लोग जागरूक होंगे धर्म के प्रति। तो उन्होंने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने तो पहले अपना चमत्कार वगैरह दिखाया, बहुत सारा चमत्कार हुआ। जब उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा, तब उन्होंने कहा कि नहीं गुरु आप सही बात कह रहे थे कि हम लोगों को मानव कल्याण के लिए कुछ करना होगा। हम जो ये तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या का जब मानव कल्याण को ही कोई फायदा नहीं मिलेगा तो इस तपस्या का कोई फायदा नहीं है। तो जन कल्याण के लिए ही गुरु नानक देव जी ने हमेशा मतलब प्रथा चलाई और हम लोगों के लिए एक उपदेश भी छोड़ा कि लंगर में सब लोग जो है वो एक बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सब बराबर। मेरा परिचय हुआ, मैं गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह सभा का प्रधान हूँ और मेरा नाम हुआ डॉक्टर बलजीत सिंह खेरा। मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ। गुरु नानक देव जी तो सबके हैं, एक इंसान के नाम से उनको जाना जाता है। और इसमें गुरुपूरब जो हम लोग मनाते हैं हर साल यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पर, ये 3 दिन का एक्चुअली प्रोग्राम रहता है, जिसमें सबसे पहले मतलब आरंभ किया जाता है अखंड पाठ। और उसमें भी आपको सब स्त्री पुरुष बच्चे सब इकट्ठे होते हैं क्योंकि भगवान का आगमन है। और उसके बाद 3 दिन तक पाठ चलता है। आज तीसरे दिन में इसकी समाप्ति है अखंड पाठ के। और इसमें बच्चे और स्त्री जो है, स्त्री संगत हम लोगों की एक अलग से वो बनाई हुई है कमेटी, जिसमें हम लोग शुरू से ही स्टार्टिंग से ही सारे काम में, साफ सफाई में, उसको बाकी रख रखाव में और सजावट में पूरा सब स्त्रियाँ भी अपना सहयोग देती हैं। लंगर प्रसादें बनाने में भी सहयोग देती हैं। अगर किसी को अखंड पाठ में बारी मिलेगी उनके पाठ करने की तो वो भी आके वो करती है। और उसके बाद आपको लंगर की सेवा, रोटी बनाना, प्रसादें की सेवा, ये सब स्त्रियाँ अपना पूरा भरपूर सहयोग देती हैं इसमें। तो ये जो कार्यक्रम है वो खाली स्त्री तक नहीं है, बच्चे बूढ़े सबके लिए ही है ये। और कार्तिक पूर्णिमा तो वैसे भी आपको देश भर में है ही है। दीप माला भी इस दिन की जाती है। अभी रात में भी यहाँ गुरुद्वारे में दीप माला होगी।
घर में भी सब अपने अपने दीपमाला करेंगे। तो हमारे लिए तो प्रथम गुरु जी हैं सिख धर्म के संस्थापक, जिन्होंने पूरा देश भर में अपना एक नूर से जब सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, कुदरत के सब बंदे करके उन्होंने एक दिया है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, कौन भले कौन मंदे। मतलब कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक ही परमात्मा की एक नूर से उपजी हुई लाभ। मेरा नाम अजीत कौर है। 13 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री ने संबोधन भाषण के क्रम में स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ी बात कही, जिसका काम लगातार दरभंगा नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की और उनकी कार्य की प्रशंसा भी की। इस संबंध में जब पत्रकारों ने मंत्री मदन सहनी से बात की तो उन्होंने प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए कहा और दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारी और सभी संबंधित लोगों को धन्यवाद भी दिया और यह भी कहा कि दरभंगा के जनप्रतिनिधि हो या आम लोग, सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स का बहुत बड़ा असर होने वाला है। आने वाले समय में यह दिखाई देगा। दरभंगा एम्स के आने से शहर का काफी विस्तार होगा और कई लोगों को इससे लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है एम्स का, और उस एम्स के शिलान्यास के दरमियान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही स्वच्छता को लेकर के, और जिस काम को दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार किए जा रहे थे उसकी उन्होंने चर्चा भी की और प्रशंसा भी की, और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है कि इसको लगातार 10 दिनों तक कम से कम किया जाए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और नगर निगम के जो कर्मी हैं उनके द्वारा भी, जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी, और दरभंगा जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, नागरिक हैं, उनसे भी हम लोग निवेदन करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इच्छा व्यक्त की है उसको सिर्फ 10 दिन ही नहीं बल्कि हम लोग लगातार अपने जीवन में उतारे और स्वच्छता हर तरह से अपने घर के साथ साथ आसपास के इलाकों में और दरभंगा शहर, बल्कि अब तो गांव के अंदर में भी साफ सफाई होने लगा है। राज्य सरकार के जो अंतर्गत अब गांव में भी साफ सफाई हो रहे हैं और इसका लाभ भी हम लोग देख रहे हैं सभी जगह। अभी हम लोग यहाँ स्टेडियम में हैं, यहाँ भी इसका असर हम लोग को दिख रहा है हर गांव गली में, और इसका असर देख रहा है हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश में, और नगर निगम के द्वारा जो यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम लोग जरूर अपील करेंगे कि सभी लोग इसमें बढ़ करके हिस्सा लें और शहर को भी साफ रखें और पूरे गांव को भी साफ रखें। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, अब शहर भी डेवलप हो रहा है, गतिविधि देखने को मिल रहा है, क्या कुछ विकास हो सकेगा फ्यूचर में? ये बहुत बड़ा असर इसका पड़ेगा और इसका जो असर पड़ेगा वो आने वाला समय में दिखाई देगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इसका चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के अंदर एम्स का निर्माण होना है और अभी से ही इसका असर दिखाई दे रहा है। सिर्फ दरभंगा शहर नहीं बल्कि दरभंगा शहर के कम से कम 10-20 किलोमीटर के चौहद्दी में इसका असर देखने को मिलेगा। शहर का विस्तारीकरण तो निश्चित रूप से होगा, और यह मानना सबसे गलत होगा कि जो संपन्न लोग हैं, जो अमीर लोग हैं या जो बड़े व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और उनको भी इसका रोजगार का अवसर मिलेगा। वह इलाका निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा और हम लोग तो पूरा देख रहे हैं कि एम्स के निर्माण से सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी लोग को लाभ मिलेगा और शहर का विस्तारीकरण होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो 15 किलोमीटर दूर से आए थे, काफी उत्साहित लोग लग रहे थे, कितनी भीड़ जुटी, क्या कहें? गाड़ी से तो बहुत दूर दूर से लोग आए थे और दूसरे जिला से भी आए थे, लेकिन जो हनुमान नगर, बहादुरपुर और दरभंगा शहर के आसपास के लोग थे, ज्यादातर लोग तो उसमें पैदल ही आधा से ज्यादा लोग भाग लिए थे। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ था तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि खेत के माध्यम से लोग पैदल लौट रहे थे, तो लाखों लोगों ने भाग लिया है। अब इससे बड़ा कार्यक्रम तो हम लोगों ने दरभंगा मिथिला में नहीं देखा है। किसी भी नेता के कार्यक्रम में लाखों लोग, 5 लाख
लोग से कम हम लोग को आकलन है कि नहीं लोग भाग लिए हैं और इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। और स्वाभाविक भी है क्योंकि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में एम्स से बड़ा कोई संस्थान नहीं है और वो संस्थान अगर हम लोग के इलाका में खुल रहा है तो इसका स्वागत लोगों ने जिस तरह से किया है वो स्वागत योग्य। आज बहादुरपुर प्रखंड किसान काउंसिलिंग की ओर से सरकारी स्तर पर धान क्रय केंद्र अभिलंब खोलने, खाद की किल्लत दूर करने, पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लक्ष्मीपुर चौक से गंगिया चौक तक दरभंगा जिला किसान काउंसिलिंग सचिव रामसागर पासवान, प्रखंड किसान काउंसिल अध्यक्ष रामप्रीत राम, सचिव ललन यादव के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च लक्ष्मीपुर चौक से शुरू होकर हसनपुर, भड़ार, टमुसरी, गंगिया गांव होते हुए गंगिया चौक पहुंचा। गंगिया चौक पर प्रखंड अध्यक्ष रामप्रीत राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दरभंगा जिला किसान काउंसिल सचिव रामसागर पासवान ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 नवंबर से सरकारी स्तर पर धान खरीद करने की घोषणा की, मगर बहादुरपुर प्रखंड में कहीं भी सरकारी स्तर पर धान क्रय केंद्र नहीं खुला है, जिसके चलते किसान आने पौने दामों पर धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रबी की खेती शुरू हो गई है, किसानों को पैसे की जरूरत है, जिसके चलते किसान 1500 से 1600 रुपए बिचौलिया के हाथ धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रबी की खेती के वक्त खाद की घोर किल्लत हो गई है। 2000 रुपए प्रति बोरा ब्लैक से डीएपी खाद किसानों को खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने खाद के ब्लैक पर रोक लगाने एवं किफायती दरों पर डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग के साथ ही कहा कि 26 नवंबर को देशव्यापी किसान मजदूर चेतावनी रैली जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। उसमें बहादुरपुर से बड़ी संख्या में चलने एवं इसे सफल बनाने के लिए 17 नवंबर को प्रस्तावित जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं प्रखंड सचिव ललन यादव ने कहा कि किसानों पर चौतरफा हमला हो रहा है, कभी बाढ़, कभी सुखाड़ तो कभी प्रशासनिक विफलता के चलते किसान बर्बाद हो रहे हैं। राज्य केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ किसानों को गोलबंद होकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। सभा को जीव क्षमा, शिव कुमार मुखिया, रामप्रीत राम, रामवृक्ष माझी, बैजनाथ मुखिया, घुरनी देवी और होलिया देवी आदि ने संबोधित किया। निकाल रहा है। इसका मुख्य वजह है कि किसानों के ऊपर कई तरह की संकट पैदा होती है। किसान की खेती इंद्र भगवान के भरोसे ही होता है, क्योंकि सरकारी घोषणा के मुताबिक कहीं भी बाढ़ सुखाड़ का निदान नहीं हो पाया है, कहीं भी पटवन का प्रबंध नहीं हो पाया है। डीजल की महंगाई आसमान छू रही है। आपने देखा कि इस बार किसानों ने धान की फसल लगाई, लेकिन बारिश कहीं सही मायने पे जो प्रतिशत है उसका बहुत ही कम मात्रा में बारिश हो पाया। किसानों ने जद्दोजहद कर अपनी मेहनत के साथ खेत को पटवन करके 4-4, 5-5 पानी देकर धान को उगाने में सफल रहा है, लेकिन जब धान तैयार हो गया है तो किसान अब धान बेचने के लिए परेशान है। सरकार का घोषणा था कि हम सरकारी क्रय केंद्र खोलकर किसानों से धान उचित मूल्य पे खरीदेंगे, लेकिन अभी बहादुरपुर के अंदर कहीं भी एक भी सरकारी क्रय केंद्र नहीं खुला हुआ, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को औने पौने दाम में 1500 से 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान बेचना पड़ रहा है, जबकि सरकारी जो घोषणा के अनुसार कीमत है धान का, उसका कीमत किसानों को नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकारी क्रय केंद्र बहादुरपुर के अंदर खोला जाए और उचित मूल्य पर किसानों से धान खरीदा जाए। इतना ही नहीं, साथ साथ अब रबी की फसल की तैयारी किसान जुट गए हैं, लेकिन अभी से ही खादों की कालाबाजारी हो रही है। जो घोषणा के मुताबिक किसानों को डीएपी, यूरिया, पोटाश, अमोनियम सल्फेट और अन्य तरह की जो खादें उपलब्ध होनी चाहिए वह खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। डीएपी कहीं मिल भी रहा है तो महंगी दामों पर मिल रहा है। जो सरकार के सब्सिडी के मुताबिक जो सरकारी कीमत है उसके मुताबिक किसानों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ यह प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। बिहार सरकार को यदि होता कि हमारे बिहार के अंदर या और देश के अंदर
किसानों के ऊपर ही यह देश चलती है। किसान फसल पैदावार करती है तब पूरा देश सुख सुविधा लेता है, भोजन प्राप्त करता है। लेकिन किसानों के हित में कोई भी घोषणा नहीं करती है। सरकार जो घोषणा करती है वो अपना ऑफिस तक ही उनका सीमित रह जाता है। जो उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए वो उचित नहीं मिल रहा है। हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं, दरभंगा प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारे किसानों का बहादुरपुर किसान काउंसिल का मांग है कि किसानों को उचित मूल्य पर क्रय केंद्र खोलकर धान लिया जाए और सही तरीके से किसानों को खाद बीज मुहैया कराया जाए सस्ते दरों पर। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसका तुरंत निदान करें और किसानों को समस्याओं को दूर करें। रामप्रीत राम, किसान काउंसिल, बहादुरपुर। भारत की आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में छात्रों के हित का पूरा ख्याल रखा गया है। विद्यार्थियों को देश के कानूनी, शैक्षिक और सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग मानकर उन्हें अधिकार दिया है। यह बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विश्व छात्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में HM गौतम कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि देश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिना किसी भेदभाव के मिल रही है। सरकार विद्यार्थी के हित में अनेक कार्यक्रम का संचालन कर रही है। छात्र छात्रा दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा उपलब्ध है। 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बना हुआ है। इससे पूर्व आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के अधिकार विषयक भाषण प्रतियोगिता में राजकीय वंशीदास कन्या मध्य विद्यालय के कक्षा 6, 7 एवं 8 के 44 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने प्रखरता से विषय वस्तु को उकेरा। बेहतर प्रस्तुति के लिए 8वीं की जयंती कुमारी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया, जबकि 7वीं की राधा कुमारी को द्वितीय एवं 6ठी की गंगा कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं नंदिनी कुमारी, राजवीर कुमार, शिवानी कुमारी, चांदनी कुमारी, गुनगुन कुमारी, ओबैर राजा, वर्षा कुमारी, कायनात परवीन, साकिब रेहान, खुशी परवीन, स्वाति कुमारी और नबी हसन को चौथे से 15वें स्थान के लिए पुरस्कार दिया गया। निर्णायक के तौर पर शिक्षक अर्चना कुमारी और संजू शर्मा ने सफल प्रतिभागियों का चयन किया। मौके पर शिक्षक संजीव कुमार, राघव कुमार झा, किरण प्रसाद, राजकुमार, नुसरत जहां आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने की। उस पर पैसा खर्च करना यानी पैसा बर्बाद करना था और लड़के लोग को इतनी आजादी दी जाती थी पहले के जमाने में। जो लड़के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर पढ़ाई लिखाई करते थे और लड़की लोग को जाने की अनुमति नहीं थी। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में ऐसा हो गया कि लड़का लड़की एक समान के बराबर चलता आ रहा है। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था में 2009 में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आगमन हुआ, जिसके कारण लड़कियों लोग को इतनी सुख सुविधा मिल रही है, जिसके कारण लड़की लोग आगे बढ़ रही है और देश विदेश का नाम रोशन कर रही है। देश विदेश का नाम रोशन कर रही है। लड़कियां का नाम इतना ऊपर जा रहा है, जिसके कारण वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को इतना बढ़ा रही है कि वो अपने समाज का, अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों का, समाज का, सबका नाम रोशन कर रही है। इसी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिक्षा वही है जो इंसान को इंसान बनाए। शिक्षा वही है जो इंसान को इंसान बनाए। अरे व्यर्थ है वो ज्ञान जो हर तरफ आतंक फैलाए। थैंक यू। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा के संस्थापक व पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने अपने निवास स्थल दरभंगा में शनिवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा, 14 जनवरी 2025 के बाद अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारंभ होने जा रही है। समाज को साधारण शुल्क में खून जांच की व्यवस्था समिति प्रदान करने जा रही है। उदाहरण के तौर पर आज जो जांच 500 रुपए में हो रही है, समिति का प्रयास रहेगा वह खून जांच 50 रुपए में उपलब्ध करवा दिया जाए। जांच की प्रामाणिकता की गारंटी के साथ रिपोर्ट दी जाएगी। समिति समाज के सहयोग से समाज के लिए सेवा प्रदान करने जा रही है। समिति अपने आयोजनों के लिए किसी तरह का चंदा नहीं करती है। प्रभु प्रेरणा से समाज जरूरत को पूरा करते हैं। 5 दर्जन नियमित सदस्य भंडारा में अन्न और नगद साप्ताहिक सहयोग करते हैं। ये जो समिति आयोजन करने जा रही है, ये दोनों सेवा कार्य में लाखों खर्च है। समिति के पास कुछ भी नहीं है। जैसे समय निकट आएगा, बजरंगबली सारी व्यवस्था समाज से करवा देंगे। इस विश्वास से
हम लोग आयोजन ठान लेते हैं, प्रभु सारी व्यवस्था पूरी करवा देते हैं। समिति एक नया व्यवस्था स्थापित की है प्रभु दरबार में जन्म दिवस विवाह वर्षगांठ मनाने का। जिनका जन्मदिन विवाह वर्षगांठ है उन्हें पाक चादर आकर्षक माला से सुशोभित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उपस्थित हजारों भक्त पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक स्वर में जन्मदिन की बधाई हो, स्वर गुंजानमय होता है तो अलग तरह की खुशी अनुभूति होती है। अंत में उन्होंने सभी उपस्थित पत्रकारों का धन्यवाद भी प्रकट किया। सभी प्रेस के मित्रों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों से बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ। 16 जुलाई 2022 को अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति की सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भंडारा के माध्यम से समता मूलक समाज की स्थापना के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया गया था। इस संस्था के में बजरंगबली अध्यक्ष है। सारे सदस्य सामूहिक नेतृत्व में कार्यक्रम क्रियान्वित किया करता है। जाति भेद ऊंच नीच की भाव को मिटाकर हिंदू एक है, वैसा व्यवस्था दिया गया है। सामूहिक हनुमान चालीसा में जहां पंडित गिरधर गोपाल मंत्रोच्चारण करते हैं, वहीं पवन राम भजन गाते हैं। उद्घोषणा का काम सुधाकर यादव देखते हैं। उपस्थित हनुमान भक्त एक दरी पर जैसे आते हैं खाली स्थान पर बैठ जाते हैं। कोई बगल वाला का जाति नहीं पूछता है। भंडारा निर्माण प्रवेशन ग्रहण करने वाले भी आपको समरूपता नजर आएगी एक आपस में। आज 123वां आयोजन है सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भंडारा का। आज समिति धर्म से सेवा की ओर आगे बढ़ रही है। 11 दिसंबर दिन बुधवार को सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। हम प्रेस के माध्यम से समाज से आग्रह करते हैं, कुछ जरूरतमंद बेटियां बहुत ज्यादा है और संगठन से उस बेटी का जुड़ाव हो, उस अभिभावक तक संदेश जाए, उस निमित्त प्रेस के माध्यम से उनसे आह्वान कर रहे हैं। आपकी कन्या का कन्यादान की निःशुल्क व्यवस्था, किसी तरह का शुल्क खर्च नहीं करना है। आप वर वधू का नाम दीजिए, वर वधू का विवाह का संपूर्ण व्यवस्था संस्था करेगी। संस्था वर वधू का वस्त्र, संस्था प्रारंभिक जीवन प्रारंभ करने के लिए बर्तन बासन ओछावन बिछावन, गैस चूल्हा के साथ सिलेंडर, संभव हुआ तो सांकेतिक द्रव्य भी समिति व्यवस्था करके देगी। और ये प्रयास इसलिए आज जो समाज में सामान्य परिवार हैं उनका स्थिति बहुत दयनीय है। अगर कन्या के विवाह में 5 लाख खर्च करते हैं, कन्या के घर में मात्र 50,000 का राशि जा पाता होगा। टेंट पंडाल, बिजली, साउंड, लाइट, भोज भात, सारी व्यवस्था में लाखों खर्च हो जाती है। तो बड़े लोग का दिखावा करने के कारण उनको वैसा करना पड़ता है। एक हम संस्था के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं, प्रतिष्ठा अनुरूप आपको जो सामर्थ्य है आप उस सामर्थ्य का निर्वहन कन्या को दे। समिति के बैनर के तहत आप शादी करवावे। समिति समाज के संभ्रांत प्रतिष्ठित लोगों के बीच आपका जो वैवाहिक आयोजन होगा, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जिस दिन आपका विवाह इस मंच से होगा, अखबारों में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब शादी की चर्चा होगी, आपको खुशी महसूस होगा। हम वैसे लोगों से आग्रह करते हैं कि आप आगे आइए और समाज को प्रोत्साहित कीजिए सामूहिक विवाह में भाग लेने के लिए। दूसरा, हम लोग का आयोजन है 14 जनवरी के बाद किसी दिन
अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम हर तरह का खून जांच सामान्य शुल्क में, जो जांच 500 में वर्तमान बाजार व्यवस्था में है, हम चाहते हैं कि वो 50 रुपया में उनको ये सेवा प्रामाणिकता के साथ वो सेवा उपलब्ध करवा दिया जाए। ऐसा करने से आज हर 10-15 व्यक्ति में एक मरीज आपको मिल जाएगा, शुगर का मरीज मिल जाएगा, उनको ये सेवा का लाभ मिलेगा। हर तरह का जांच अगर 10 गुना कीमत बाजार में है, हम उससे 1 गुना में हम करवा रहे हैं, तो उसको बहुत लाभ होगा। ये 14 जनवरी के बाद किसी दिन ये समिति लागू करने जा रही है। ये समिति इस आयोजन के लिए किसी तरह का कोई चंदा नहीं करता है। और बजरंगबली का कृपा ऐसा है, जब आयोजन हम ठानते हैं तो समाज मदद में खड़ा हो जाता है। हमने संकल्प लिया है इस डायग्नोस्टिक सेंटर में हम 81,000 रुपया अपने तरफ से सहयोग राशि से इस संस्था का निर्माण कर रहे हैं और समाज बड़े पैमाने पर सहयोग के लिए तैयार है। 5 कन्या का कन्यादान अमरनाथ गामी एज ए संस्थापक अपने तरफ से करेंगे और समाज जितना ज्यादा कन्या का उपस्थिति दर्ज करवा दे, आयोजन से 1 सप्ताह पहले हम उस कन्या का कन्यादान समाज के सहयोग से करवाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है, आप लोग के मन में अन्य तरह का विषय था होगा, लेकिन आज जो जन कल्याणकारी विषय पर इस प्रेस वार्ता है, आपका सकारात्मक सहयोग मिला, आपकी बातें लाखों श्रोता जो आपके पाठक हैं उन तक जाएगी, तो निश्चित रूप से समिति का जो सोच है वो सफलताभूत होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से आग्रह निवेदन करते हैं समाज से कि आयोजन में समिति को